भाई बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक हर वक्त लोग परेशान ही रहते हैं। मैं तो जहाँ तक मुझे तारीख़ में याद पड़ता है, महंगाई, बेरोज़गारी, पसमानदगी और गुर्बत पाकिस्तान की मईशत का शिवा रहा है। जैसे ये मसला कभी हल हुआ ही ना हो या इसकी तरफ कभी किसी की तवज्जो गई ही ना हो। ले देकर अगर किसी को इल्ज़ाम देना है तो IMF को इल्ज़ाम दे देते हैं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल IMF की वजह से हैं, और इन मसाइल को हल करने के लिए खुद कभी कोई काम नहीं करते देखा मैंने। क्या आपके ख्याल से पाकिस्तान के सारे मसाइल IMF की वजह से? इस सवाल का जवाब आप फेसबुक पर हमें दे सकते हैं। प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन हमारे पेज का पता आता रहता है। इस पेज पर जाकर इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए कि क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे माशी मसाइल IMF की वजह से? आपका कहने का मतलब ये है कि न तो माशी मसाइल इस वजह से हैं कि आपके मुल्क के हुक्मरान शायद सही से मईशत को समझे ही ना हो, इस वजह से नहीं है कि आपके यहाँ बेज़ाब्तगी और बदउनवानियाँ हैं, इस वजह से नहीं है कि शायद आप बुनियादी मईशत के मामलात को समझते ही नहीं हैं। क्या ये इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ मईशत में बदनीयती मौजूद है? क्या ये इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस्तेहसाल है? आपका दिल क्या कहता है, हमें इस बारे में ज़रूर बताएं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात इसी बारे में कर लेते हैं कि डॉलर की कदर के अंदर दोबारा से इजाफा देखा। वजह बनी ये कि इन्होंने कहा साहब कि मामला जो IMF के साथ तय पा गए थे शायद किसी हतमी शक्ल तक अभी पहुँचे नहीं, पहुँच जाएं, देख लेंगे। लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। आपका तिजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है और तिजारती खसारा कहीं कम होते दिखाई दे भी नहीं रहा। उसकी वजह पाकिस्तान में आम फहम झूठ है, जिसको मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि मेरी कौम सच बोलना शुरू कर दे, सच सुनना शुरू कर दे। प्रॉब्लम यह है कि पाक स्टडीज़ की किताब में दी हुई बातें मुकम्मल नॉनसेंस हैं और उनकी वजह से अवाम गुमराह हो रही है। ख़ास तौर पे वसाइल के मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल न था न है। फ़ीकस वसाइल पाकिस्तान में बहुत ही कम है। चाहे आप बैनुल अक़वामी किसी जरीदे, रिसाले या तहकीकी पर्चे को देख लें, पाकिस्तान के वसाइल के मुतल्लिक सवालिया निशान हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान में जो चीज़ हो नहीं सकती हम वो करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बीज बोएं अनार का लेकिन उसकी झाड़ी पे फल निकले सेब का। ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर अशफाक हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्रेक के बाद उनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि हम बीज कोई बोते हैं, फल कोई काटना चाहते हैं, प्रोग्राम कुछ बनाते हैं, हल कोई और चाहते हैं, मसले को समझते ही नहीं हैं, तो बगैर मसले को समझे क्या करना चाह रहे हैं, पता ही नहीं कि हमने जाना कहाँ है, तो समत का तयन क्या कर रहे हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं वही सवाल इनके सामने रखूंगा कि सर मसला कुछ इस तरह का है कि हम बीज तो बोते हैं अनार की झाड़ी का, लेकिन फिर तवक्को ये करते हैं कि उस पर सेब लग जाए। अब हमारे यहाँ हो यही रहा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर जो भी हमारे माशी मामलात को देख रहे हैं मुल्क के, वो मसला कुछ बयान कर रहे हैं और उसका हल कुछ और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजब सी खिचड़ी सी बन गई।
आपकी बात में सुन रहा था, आपने समत के मुतल्लिक बात की कि समत सही या गलत, लेकिन आपको हैरानगी की बात ये बताऊंगा कि मंजिल का पता हो तो समत का तयन होता है। यहाँ तो मंजिल का किसी को पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारे ममालिक में जाकर पूछा तो स्कूल के बच्चों से लेकर तालीम याफ्ता पढ़े लिखे बुजुर्ग आपको ये बता सकते हैं कि उनके मुल्क का मकसद क्या है, उनका नस्बुलैन क्या है। यानी अगर आप चीन में चले जाइए, जापान में चले जाइए या इवन के अमेरिका में चले जाइए तो इतनी दूर अंदेशी है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी आपको एक खाका सा बना के दे सकता है कि मंजिल क्या है। आपके मुल्क में मसला ये है कि मंजिल का तयन नहीं, माशी मंजिल का तयन नहीं, इस वजह से उसके रास्ते और समत का पता ही नहीं, बेसमत चला जा रहा है, बेसमत चला जा रहा है। क्या कहते हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस हुकूमत का जो पहला साल था उसमें कोई सिंध का कोई ताउन नहीं था। हम बस IMF में जाना है या नहीं जाना है, हम इसी में फंसे रहे और चीज़ें ख़राब होती गई। और फिर उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर हम जब IMF में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, हमने उनको बता दिया तो उनके जो प्रायर एक्शंस थे जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था, तकरीबन 6.5% इंटरेस्ट रेट था जून 2018 में, और एकदम तेजी से हम उसको 13.25% पे ले गए, जिसको हमने फरवरी 2020 तक वही 13.25% पे हमने रखा। इसी तरीके से एक्सचेंज रेट जो था वो भी प्रायर एक्शन का हिस्सा था। 121 रुपए से बढ़ाते बढ़ाते 166 रुपए पे हम लेके चले गए। तो ये जब चीजें हो रही थी तो उससे काफी तबाही मच रही थी पाकिस्तान की इकोनॉमी की। जब हमारा इस हुकूमत का दूसरा माली साल शुरू होता है 2019-20, तो फिर पैंडेमिक के शिकार हो जाते हैं। जब हम पैंडेमिक में जाते हैं तो आप देखें कि दुनिया में बड़ी तबाही मची, लेकिन पैंडेमिक हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया और उस सस्पेंशन की वजह से जो इंटरेस्ट रेट में मजीद बढ़ना था, एक्सचेंज रेट ने मजीद डिवैल्यू हो रहा था, उसकी बचत हो गई। इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, एक्सचेंज रेट वहीं का वहीं खड़ा रहा, बल्कि अप्रिशिएट हम होता रहा एक्सचेंज रेट। ना बिजली की कीमत बढ़ रही थी, ना गैस की कीमत बढ़ रही थी। तो एक मुल्क में रिलेटिव स्टेबिलिटी आ गई पेंडेमिक के बाद, और बाहर से भी पैसे हमें बहुत मिल गए। हमें डेट रिलीफ मिल गया कोई $3.5 बिलियन से ज़्यादा का। हमें फिर IMF से रैपिड फाइनेंसिंग के ज़रिए से भी हमें काफ़ी पैसे मिल गए। तो इससे ये हुआ कि हमारी माली हालत भी बेहतर होने लगी और मुल्क में एक स्टेबिलिटी नजर आई। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। जब हम तीसरे माली साल जब गुजर रहे, हम दाखिल हो रहे थे 2021 के लिए, तो हम पेंडेमिक से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और मैं यहाँ पर ज़रूर इस हुकूमत को ये क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने पेंडेमिक को एड्रेस किया, हल करने की कोशिश की, वो एक काबिल ज़िक्र चीज़ है। पाकिस्तान हैज़ बिकम ए रोल मॉडल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जिस तरीके से हमने हैंडल किया है, इसमें जितनी तारीफ की जाए NCOC की, और असद उमर साहब उनके हेड भी थे, वो उतना ही कम है। तो ये क्रेडिट हुकूमत को जाता है कि इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में। और भी मेंबर थे सर जिनका आपने नाम नहीं लिया, और भी बड़े अहम मेंबर थे जिनका आपने नाम नहीं लिया। मैंने NCOC का जिक्र। जी सही कहा। तो NCOC के जितने भी कर्ता धर्ता थे, they deserved all praise, not only from Pakistanis, I think they have been acknowledged by the international organization as well. तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस अंदाज में हमने पेंडेमिक को एड्रेस किया,
ये एक रोल मॉडल बन गया है पाकिस्तान। उसकी वजह से पेंडेमिक से रिलेटेड जो मसाइल हो सकते थे इकोनॉमी के लिए वो कम हुए हमारे। और यकीन करें कि जब हम चौथे माली साल में दाखिल होने के लिए जा रहे थे, जब बजट पेश किया गया, बेहतरीन बजट था। और मैंने बड़ा रेयर देखा है कि किसी बजट की इतनी पजीराई हुई हो। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने उनकी तारीफ की शौकत तरीन साहब ने जो बजट पेश किया था। तो बड़ा अपबीट मूड था। आप यकीन करें मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अब ये जो चौथे साल में ये हुकूमत दाखिल हो रही है बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही है और इंशाअल्लाह हम गाड़ी पटरी पर चढ़ गई है और डायरेक्शन भी मिल गया है और हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन फिर मेरे ख्याल में कहीं से इशारा हुआ कि भाई इसको ज़रा डिरेल करो इसको। और उसके बाद जो एक्सचेंज रेट जिस तरीके से 2 मई के बाद उसने सफ़र शुरू किया या अपने उड़ान शुरू की और वो जाके 175 में जाके रुका, 152 से 175। आप सोचिए कि 22-23 रुपया चंद महीनों में एक्सचेंज रेट का डिप्रिशिएट होना, इसने ऐसी तबाही फेरी है इस हुकूमत के लिए। महंगाई का तूफान आ गया, कर्जों का बोझ इतना ज़्यादा चढ़ गया उसके ऊपर में, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया हमारा, क्योंकि कर्जा बढ़ गया तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ा। अब अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट भी हमने बढ़ाना अगर शुरू कर दिया तो ये फिर वी आर बैक टू 2018-19 में जो हमारे हालात थे, हम उसी तरफ जो है रवादवा हो चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ी है। महंगाई दुनिया में बढ़ी है, लेकिन दुनिया में इस तरीके से एक्सचेंज रेट ने डाउनवर्ड अपना जर्नी शुरू नहीं किया था। तो ये दोनों जो है दुनिया में चीज़ों कीमतों चीज़ें जो है ऊपर जा रही। देखें दुनिया में क्या जा रही थी, दुनिया में तेल की कीमत जा रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। दुनिया में अगर हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, उसकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन ये आलू प्याज टमाटर की कीमत तो दुनिया से इसका कोई लिंक नहीं है, तो हमारे अपने हैं, ये तो हम खुद पैदा करते हैं। इस टमाटर अगर पाकिस्तान में 300 रुपए केजी बिक जाए या 200 रुपए केजी बिके तो इसमें आलमी मईशत का या आलमी सतह पे कीमत बढ़ने का तो कोई इसका रोल नहीं है। इसकी ये हमारी अपनी चीजें हैं जो हम मिसमैनेज करते रहे। देखिए पहले देयर वाज यू एंड क्राई। मैं आपके सामने एक लुकमा रखता हूँ। दरअसल बात यह कि शुरू से मैं तो शोर मचा रहा हूँ, आप भी शोर मचा रहे हैं, आप रुक नहीं रहे। आप जाहिर बात है बात अपनी करते हैं पूरी, यू मेक श्योर दैट योर वॉइस इज हर्ड। मैं भी कोशिश करता हूँ, छोटा सा मईशत का प्रोग्राम है लेकिन मैं शोर शराबा करता रहता हूँ। लेकिन अभी जो है वो आप देख रहे होंगे एक मुनज़्ज़म अंदाज में ये शुरू हुआ है, क्योंकि पहले इशारा ये था कि भाई अच्छा बोलना है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक ना, मैं आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ। मईशत का मैं आपसे इख्तलाफ तो नहीं करता, जाहिर बात है पाकिस्तान ने काफ़ी मुश्किल हालात का सामना किया, लेकिन अगर कोई ऐप भी थे ना तो कहा जाता था कि ढक दो। अब आप समझ जाएं कहाँ से हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता था कि ढक दो, अच्छा बोलो, अच्छा बताओ। फिर अब अचानक जो है ना वो मामलात चेंज हो गए हैं। के की भी गुफ्तगू चेंज हो गई, नाम नहीं ले रहा किसी का भी। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा है लोग कह रहे हैं हम थक गए हैं, आपका साथ देकर हम थक गए हैं। तो सर ये थक तो पहले भी जाना चाहिए था, लेकिन अब आप समझ जाएं कि नाउ इट इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट, because the beacons on which they were relying on may not be their beacons anymore. The back support that they were looking for may not be there for them as it was before. I'll be very frank with you, वरना issues रहे, मैग्नीट्यूड का मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अब आप देखें कि ये जो फुल स्केल अटैक है ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट इज इन अ वेरी टाइट कॉर्नर एंड अ वेरी वीक स्पॉट। क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन चीजें देखिए जब चीजें खराब होनी शुरू होती है ना तो लोग एकदम फिर इतनी नेगेटिव अंदाज में बातें नहीं करते हैं। वो देते हैं मौका हुकूमत को कि अब ठीक कर लेंगे। लेकिन जब चीजें ठीक की तरफ नहीं जा रही होती हैं तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं, और जिसका आपने जिक्र किया है। हकीकत यह है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई हैं हमारे यहाँ पर, और मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मेरा भी बड़ा दिल ख़राब होता है कि जब बूढ़ी औरतें
बद्दुआएं दे रही होती है, मेरा दिल हिल जाता है, आप यकीन करें। लेकिन अब क्या किया जाए, चीजें इतनी बिगड़ गई हैं। हमारा काम क्या था, हम तो बताते रहे कि वजीर आजम साहब, आपकी जो इकोनॉमिक टीम आपको मिसगाइड करती है, आपको सारी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, जो चीजें खराब हो रही हैं वो नहीं बताती। तो वो वही चीजें अब सामने आ गई हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। लेकिन एक चीज पर मैं आपसे इख्तलाफ करता नहीं हूँ डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक चीज पर मैं आपसे इख्तलाफ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे जरूर उसका जिक्र करना चाहूंगा कि ये हमारी सोसाइटी की और हमारे इंटेलेक्चुअल्स में आप देखेंगे डाइकोटमी है। देखिए, मुशर्रफ के दौर में आप जानते होंगे कि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न एलाई था, नॉन नेटो एलाई था। नोटू वो हमें आंखें बंद करके देते थे। पाकिस्तान की खुशहाली की एक बुनियादी वजह ये थी, देयर वर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ foreign inflows from various sources that I do not want to repeat where they used to come from. We had tremendous support when it came to our strategic location and us exploiting that strategic location. Obviously, we started attributing that success to Musharraf alone, but to be very frank, it was not Musharraf's magic. It was just the situation presented itself and he took advantage of it. Right now, we intend to nullify that. हम चाहते हैं कि उसकी नफी कर दें. But we have changed our polls, we have changed our team, we are not focusing on our relationship with the West. This is one of the reasons why our economy is suffering. क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको नोट कर लें आप भी। ये बहुत बड़ा मिथ है कि उस जमाने में चूंकि हम नॉन नेटो अलाय थे, तो हमारे यहाँ नोटों की बारिश हो रही थी बाहर से। नो सर, अगर किसी को पता चलता कि वाकई नोटों की बारिश हो रही है, तो वो मुझे पता चलना चाहिए था, क्योंकि आई वाज द डायरेक्टर जनरल डेट ऑफिस। मुझे एक एक डेटा जो है बाहर से, कहां से इनफ्लोज आ रहा है, कहां जा रहा है, ये मेरे सामने होता था। मैंने तो कोई अनयूजुअल डेवलपमेंट तो नहीं देखी थी। अगर आप समझते हैं कि अपने टेलीकॉम सेक्टर को में रिफॉर्म्स लाकर, ये जो हमने प्राइवेट के लोग लाए, मोबाइल लिंक आया, यू फोन आया, जोंग आया, तो इसके साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, ये बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर आए, ये 3-4 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये क्या नॉन नेटो एलाई होने की हैसियत से हो रहा था, या हमने अपने यहाँ मुल्क में कोई पॉलिसी रिफॉर्म किया था? हमारा बैंकिंग सिस्टम जो था, आप देखें, हमने उस वक्त यूबीएल को प्राइवेटाइज किया, हबीब बैंक के जो शेयर थे उसको भी हमने ऑफलोड करने की कोशिश की। हमने इसी तरीके से मुस्लिम कमर्शियल बैंक तो पहले हो चुका था, राइट बैंक वगैरह, ये सारे बैंक जो ब्रीडिंग थे वो प्रॉफिटेबल बनने लगे। तो इसमें भी क्या नॉन नेटो मेंबर अलाई के स्टेटस का जिक्र था? ऐसी बात नहीं है। देखें, आपको आपकी पॉलिसीज जो होती है, आपकी इकोनॉमिक टीम है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बाहर से। मेरे लिस्ट में व्हेन आई वाज डायरेक्टर जनरल डेट ऑफिस, मेरे कंप्यूटर में 1000 से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स के एड्रेस होते थे मेरे पास में, और मैं हर महीने एक पेजर, 1 पेजर जिसे कहते हैं, जब हमारा डेटा जैसे रिलीज होता था, मैं वो उस पे लिखकर डेटा को अपडेट करके मैं 1000 से ज्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर को भेजता रहता था। आज कोई कर रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो आई वॉज इन टच विद देम। मैं हर महीने में, आप पूछ लेंगे, जेपी मॉर्गन वाले, ये सिटी ग्रुप वाले, ये डोचे बैंक वाले, ये मेरा उनके साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल कराया करते थे ये सब। तो मैं उनके साथ एक वक्त में 30-30, 40-40 ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ में बात कर रहा होता था, उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अपडेट कर रहा होता था, उनके जो मुश्किल सवालात होते थे उनको मैं जवाब देता था। ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा था कि दुनिया के ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपडेट रखें पाकिस्तान के बारे में। और यही वजह है कि जब हम बॉन्ड फ्लोट करने के लिए जाते थे, हमें इकोनॉमी भी कोई नहीं पूछता था, बिकॉज हम उनको पहले से ब्रीफ करके हमने उनको रखा हुआ होता था। सो दे न्यू एग्जैक्टली वेयर पाकिस्तान इकोनॉमी इज गोइंग। और हम जब बॉन्ड फ्लोट करते थे, विद इन अ वीक आप देखें कि 2 बिलियन 2.5 बिलियन जितना भी हमने पैसा रेज करना था हमें मिल जाया करता था। बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। लेट्स टेक
मैं यही बताना चाह रहा था कि फर्क क्या पड़ जाता है। फर्क पड़ता है लीडरशिप में और आपकी पॉलिसीज में। लीडरशिप एंड पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, जिसको हम LPR कहते हैं। LPR का मतलब लीव प्रायर टू रिटायरमेंट नहीं है। LPR का मतलब होता है लीडरशिप, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स, जिसका आपको एक जिक्र मैंने किया रिफॉर्म्स का, आपको बताया टेलीकॉम सेक्टर में। आज देखें कि टेलीकॉम सेक्टर को जब खोला गया तो कहां से कहां हम पहुंच गए। इसी तरीके से बैंकिंग के निज़ाम को हमने जो प्राइवेटाइज किया, आज देखें वही बैंक जो लॉस में होते थे वो अब प्रॉफिटेबल बैंक बन चुके हैं पाकिस्तान में। हमने इसी तरीके से एक डेट ऑफिस का अमल में लाया। हमने पाकिस्तान में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन लॉ हमने पास कराया ताकि एक फिस्कल डिसिप्लिन कायम रहे इस मुल्क में। तो ये जो चीजें होती हैं काम, ये नतीजा निकाल देती हैं। सिर्फ अच्छे लोग आके बैठ जाएं और वो कुछ ना करें तो फिर उसमें वो रिजल्ट तो नहीं दे सकेंगे ना, कुछ करने से रिजल्ट आएगा। तो मैं तो आपको बता रहा था कि अब फिर ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ इन टच रहना, हमें हर लम्हे। नहीं, आपकी बात इस वक्त आप बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने इस पैराडॉक्स को आइडेंटिफाई तो कर दिया, इशू भी आपने बता दिया। लेकिन मिसाल मैं आपको देता हूं कि यहां जिन वजीर का अभी जिक्र कर रहे थे आप, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, आप लोगों के दौर में स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे, गालिबन सही कह रहा हूं अगर मैं तो बात ये, इनको बाबाई रिफॉर्म कहा जाता है, इनको बाबाई रिफॉर्म कहा जाता है। ये सेमिनार्स में तकरीरें भी करते हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी वो एलिट स्टेट के मुतल्लिक, और फिर इनको तो पता नहीं वजीर आजम भी बनाने वाले थे, बीच में नून वाले भी बनाने वाले थे शायद, और PTI वालों का भी मुझे पता नहीं कि ये क्या इंटरेस्ट था इनका। लेकिन 0/0 with all due respect he is left, but I don't see much reform. I don't know, maybe it's done, we in Karachi don't know about it, maybe you in Islamabad know, but to tell you the truth, where is the reform as far as policy is concerned, sir? Policy matters. Do you think this new guard of PTI is making the policies? You're well aware who makes the policies in this country when it comes to finance, mostly bureaucrats and technocrats. So if the team is the same, what is this paradox? Can you identify where the issue is? जी देखिए, एक वो भी होता है, एक आपके एज का फैक्टर होता है, एक एनर्जी का आपके पास होता है। जिस जमाने में आप इशरत हुसैन साहब का जिक्र कर रहे हैं, he did a marvelous job। स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लाए। आज जो आप स्टेट बैंक में जो ह्यूमन कैपिटल देख रहे हैं, ये इनकी जो है इन ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने वाले स्टेट बैंक में यही इशरत हुसैन साहब थे। ये इनका क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक वहाँ पर निज़ाम वज़ा किया कि किस तरीके से स्टेट बैंक में लोगों को लिया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है। बेहतरीन जो है इस वक्त जो है ह्यूमन कैपिटल जो आपको स्टेट बैंक में मिल रहा है, ये इनके ज़माने का था। तो एक वक्त था जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ज़बरदस्त थे, ही वॉज वेरी एनर्जेटिक। मुझे अभी इन्होंने क्या किया है मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। आई एम श्योर के इन्होंने अच्छा ही काम किया होगा। मैं तो नहीं, मैं ज़्यादा इनसे इन टच नहीं रहा, लेकिन जितना हमारे ज़माने में एज ए गवर्नर स्टेट बैंक इन्होंने काम किया है, तो जो रिजल्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से या ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट बता रहा है कि इन्होंने बेहतरीन काम किए थे। तो मैं यही कहता हूं कि लोग हों, सिर्फ लोगों का चेहरा अगर मौजूद है। अगर लीडरशिप की बात की जाए तो देखो, अभी तो मुशर्रफ ओहदे पे नहीं है। ही मे हैव बीन अ बॉस ऑफ योर्स इन द पास्ट, लेकिन उसका IQ तो बस ऐसे ही था ना। हमारे लीडर्स का IQ बस ठीक ही होता है। मुशर्रफ वाज नॉट अ वेरी स्मार्ट मैन, बस किस्मत का धनी तो मेरा रब जिसको दे दे, मेरा रब जिसको दे दे। एवरीबॉडी नोज 19-20 का फर्क था। ही कंपेयर टू एनी अदर विद इन हिज इंस्टीट्यूशन ही वुड हैव परहैप्स रैंक लोअर। मैं रफली आपको बता रहा हूं, अल्लाह की कुदरत है, उसने जिसको बादशाह दे दे। आपने काम तो नहीं किया उनके साथ में? नहीं सर, मैंने 7-8 साल काम किया। हाँ, बट सर यू कुड हैव वर्कड विद एनी अदर। मैं बता रहा हूं वैसे कि उनके इंस्टीट्यूशन के अंदर आप जिसके साथ भी काम करेंगे 19-20 का ही फर्क होगा।
और जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्रिएट होती है, बस ठीक है, मतलब राइट मैन राइट प्लेस, कुदरत, किस्मत। ये देखिए, ही वॉज ए ग्रेट लर्नर। एक फौज से आए थे ना, लेकिन फौज से आने के बाद उनकी जो लर्निंग का कर्व था वो बहुत तेज था। He could give you a lecture on fiscal deficit. He could give you a lecture on privatization. डेट के बारे में आपको बताएंगे, वो ग्रोथ पे आपको लेक्चर दे देंगे। तो उन्होंने बहुत जल्दी बहुत पिकअप किया उन्होंने और चीजों को समझा। फिर यह है कि उन्होंने अपने हिसाब से उस वक्त के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम अवेलेबल थी वो उनको लेकर आए वहां पर। सर देखिए, लेक्चर महंगाई के ऊपर इमरान खान साहब भी दे सकते हैं, और डॉलर का रेट क्यों बढ़ता है इस पे आप इमरान खान साहब के मुतादिद लेक्चर मौजूद हैं, एक भी नहीं है, बहुत सारे लेक्चर मौजूद हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। तो मतलब सर वो तो इमरान इज ऑल्सो अ वेरी क्विक लर्नर, एंड एज फार एज लीडरशिप अंडर प्रेशर गोज, Imran Khan Sahab has been a brilliant leader on the cricket field, and even as a political party you see he's gone through a lot of struggle. मैं वैसे कह रहा हूँ, I'm just trying to portray the case in front of you. IQ I cannot measure, I have not worked with Imran Khan, but आप कह रहे हैं you are praising Musharraf, it's okay, but I can tell you that every 3-star general or every 4-star general in his institution, they are roughly about the same thing. They understand the things. If you tell them, if they are in a position of authority, they have to adopt to these things. खैर anyway, मेरे पास वक्त कम था, आपके साथ इस मौजू के ऊपर बहस होनी है, क्योंकि मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देखते हैं, कभी कभार खुश भी हो जाते हैं, कभी कभार नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका टीवी के ऊपर कोई जिक्र नहीं करता सिवाय मेरे। अब लोग भूल भाल गए हैं उनको, लेकिन कम से कम मैं उनके बारे में बात करता रहता हूँ। बट ये है कि he made lot of irreversible mistakes. Let's hope. We had lots of expectations from him. That's why we blame him. लेकिन किसी भी, मैं आपको आखिर में जो बताना चाहता हूँ, किसी भी लीडर के लिए जो सक्सेस कहे या उनके फेलियर कहे, देखिए एक लीडर का होना बहुत जरूरी होता है, और लीडर के साथ साथ पॉलिसीज भी चाहिए होती हैं। पॉलिसीज बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास अच्छे लोग हों जो समझते हैं चीजों को, और फिर साथ में रिफॉर्म्स भी लाना पड़ता है ताकि उस जो पॉलिसीज का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे तक पहुंचे। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर कहीं बीच में लीडर अच्छा है लेकिन पॉलिसी ठीक नहीं चल रही है तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर लीडर ठीक है, पॉलिसी भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, साथ में कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहां पर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरे असल में वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब, मुझे बताया जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं तिश्नगी रह जाएगी, इसलिए अगले हफ्ते के अंदर मैं आपसे फिर से वक्त ले लेता हूं पेशगी। आपने मुझे थोड़ा सा है ताकि इस मौजू को मुकम्मल कर सकें। मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम देख रहे होंगे, सॉरी सर मैंने आपको एक ऑर्डिनरी सी इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट दी, आप में यूनिक बात तो है तभी आप अपने ओहदे पर पहुंचे, लेकिन यह है कि इस बारे में हम मजीद भी बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, लेकिन अगले हफ्ते के अंदर। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।